दोस्तों स्वागत है एंड गेम पार्ट 2 में। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो दोस्तों, और बेल आइकन भी दबा दो यार। और हाँ, चैनल में अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर दें अपने, कैसे भी कमेंट्स हो। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल। आइए अब चलते हैं डेड एंड गेम पार्ट 2 में। हाँ, इन कागज की पट्टियों का शिकंजा वह तोड़ नहीं पाएगा। तुम सिर्फ एक काम करो, इस तरफ जितने पंखे रखे हैं उन्हें चालू कर दो। ये कागज की पट्टियां गीली सतह पर गिरते ही चिपक जाएगी, फटेंगी पर जल्दी हटेंगी नहीं। वह अदृश्य प्राणी अभी गीला है, हवा में उड़ती इन सैकड़ों पट्टियों से वह बच नहीं सकता। यह आकृति मैंने पहले भी देखी है, शायद अपने फ्लैशबैक में। ये तो वही बाबा जी हैं। आप मेरे माता पिता का पीछा क्यों कर रहे थे? क्या वास्ता है आपका उनसे? मैं उनकी जान बचा रहा था, उन्हें अपने साथ चलने को कह रहा था। किससे बचा रहे थे आप उन्हें? हंटर्स से। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनकी जान को हंटर्स से खतरा है। पर यह बात आप कैसे जानते थे? आपको हंटर्स की योजना का पता कैसे था? क्योंकि मैं खुद एक हंटर हूँ। आप हंटर्स के मेंबर हैं? ओ गॉड, हमें पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। आश्चर्य की बात है कि फायर अलार्म तो बजा नहीं होगा। अब तक कोई आया क्यों नहीं? अलार्म का तार काट कर ही तो हम अंदर घुसे थे क्या? पर तुम्हारे पास चाबी? अब निकलो यहाँ से, पहले नताशा या ब्लैक कैट की कोई खबर आते आते हमें इनकी पूरी दास्तान सुन लेनी है। सीधे लिफ्ट से यहाँ की अंडरग्राउंड पार्किंग में चलते हैं। एक मिनट, ब्लैक कैट तो आपके पीछे गई थी और उसका अधूरा मैसेज आया था कि वह हंटर्स के अड्डे में है। यह कैसे हुआ? क्या वह सच में मेरा पीछा करते करते वहाँ पहुँची? हाँ, मैं ही उसे वहाँ तक लेकर गया था जानबूझकर। मेरी मदद के बगैर वह अंदर तो क्या वहाँ का रास्ता तक नहीं ढूंढ पाती। यानी आप हमें वहाँ वापस ले जाने के लिए आए हैं? सही समझे, पर आप तो शायद हमारे इर्द गिर्द काफ़ी समय से मंडरा रहे हैं। यह पहले बताया क्यों नहीं? क्योंकि हंटर्स को चुनौती देने से पहले उनकी कमज़ोर रग पकड़नी ज़रूरी थी, जो इस वक्त ब्लैक डॉट के रूप में तुम्हारे पास है, राधा के कैमरे में। यही बात आप अपने असली रूप में आकर कहेंगे तो मैं जल्दी विश्वास कर पाऊंगा, पर अभी ऐसा कर पाना संभव नहीं है और अब चलना होगा। समय कम है। मैं नहीं चाहता कि ब्लैक कैट पर कोई मुसीबत आए। मैं पहुंची तो सही जगह पर हूँ। राधा का यही होना इस बात का सबूत है, लेकिन इसे काबू में लेने से पहले मुझे इसे यहाँ से लेकर निकलने का रास्ता तलाशना होगा। लेकिन उससे पहले यह पक्का कर लेना है कि यह सचमुच राधा ही है। और कुछ ही सेकंड्स में मुझे यह पता चल जाएगा। ध्रुव के पास मैंने राधा की फ़ोटो देखी है। कुछ ही पलों में राज खुल जाएगा कि राज तो तुम्हारे पास पहले से ही ढेर सारे हैं। एक नया राज जानकर क्या करोगी? न जाने कितने समय बाद, शायद 1 घंटा या 1 मिनट। मैं कहाँ? यह क्या है? तुम मेरा खून चाहते हो क्या? किस्मत से तू मेरे सामने आ गई। जिस चीज़ को पाने के लिए इतनी मारामारी मची हुई है वह तो तेरे खून में है। और यह बात मुझे अभी अभी पता चली है। अभी? मैं तो तुमसे कभी मिली तक नहीं। तुम हो कौन और क्या चाहते हो? वही जो सब चाहते हैं, वो फार्मूला। वैसे वो फार्मूला भी है मेरे पास, पर अधूरा है, जैसे हंटर्स के पास है। और उसमें जो कमी है वह तेरे खून में है। तेरे खून से वह तत्व अलग करना बाकी है। इसमें की हो क्या? मेरे खून में उस फार्मूला का मिसिंग एलिमेंट कहाँ से आया? तूने ही अपनी सहेलियों को अभी बताया था ना कि तेरे पिता ने शायद शिशु अवस्था में तुझ पर एक जेनेटिक सीरम का प्रयोग किया था। वह एक ही जेनेटिक सीरम पर काम कर रहा था। तुझ पर भी उसी सीरम का प्रयोग किया गया होगा। यानी हम जो कह रहे थे वह तुम सुन रहे थे? तुम्हारा कोई जासूस है हमारे बीच में, शायद क्रिस्टी, है ना? बता दूंगा तो उससे तेरे खून थैले में जमा होना बंद तो नहीं हो जाएगा? थोड़ा सा इंतजार कर, खून कम होने से तुझे दिल का दौरा पड़ने ही वाला है। उसी टाइम में तुझे बताऊंगा कि क्रिस्टी मेरे जासूस है या नहीं। बस थोड़ा सा इंतजार कर। हमें ब्लैक कैट के मैसेज वाले स्थान से 10 मिनट की दूरी पर मुझे तो सामने वाली पहाड़ी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बादलों से ढकी एक घाटी नजर आ रही है मैडम, शायद वही हमारी मंजिल हो। वही होगी। रोबो आर्मी रेडी रहना, बी ऑन रेड अलर्ट। 10 मिनट बाद हमें हंटर्स का शिकार करना है। आप एक हंटर हैं, पर हंटर्स का नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। ऐसा क्यों? कौन है हंटर्स? इनका नाम हंटर्स नहीं था, यह नाम तो इन्हें अंग्रेजों ने दिया था 1912 में। 1912 के ब्रिटिश? है भगवान, कितने पुराने हैं ये हंटर्स। महानंद मठ। हंटर्स की स्थापना रक्षक नाम से हुई। 1910 में अंग्रेजों के दमन चक्र का जवाब देने के लिए इस संगठन को बनाया गया था। कर्नल स्टीमैन ने ठगों का सफाया करने की मद में मठ के कितने बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया था।
भारत के कई राज्यों की सेना तक में अंग्रेजी दमन का प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं थी। तब महानंद मठ के मठाधीश महाबल ने अंग्रेजों का सामना करने के लिए वह सोचा जो अकल्पनीय था। उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों का भ्रमण करके विभिन्न कलाओं में माहिर ऐसे कलाकारों को ढूंढ निकाला जो अंग्रेजों के दमन चक्र के कारण परेशान थे। मेले जैसे कला के मंचों के अवसर कम हो जाने के कारण वे जीवन यापन तक नहीं कर पा रहे थे। कुछ तो अंग्रेजों से झड़पों के कारण जेल भी घूमकर आ चुके थे। अद्भुत शक्तियों से युक्त ऐसे लोगों का जमावड़ा शायद महाभारत युद्ध के बाद पहली बार हुआ था। किसी पर अगर आग असर न करती तो किसी के पसीने की धार किसी भी शस्त्र को कुंद कर देती। कोई अपने शरीर को पल भर में फूला पुचका लेता, या तो कोई वज्र जैसे एक वार से हाथी को भी सुला देता। महाबल ने उन सबके क्रोध को भी दिशा दी और कौशल को भी। जल्द ही रक्षक की सेना अंग्रेजों के दमन का प्रत्युत्तर देने को तैयार हो गई थी। कुटिल अंग्रेजों के पलटवार के भय से रक्षक संगठन को अत्यंत गुप्त रखा गया था। काशी नरेश के माध्यम से सिर्फ अन्य राज्य के राजाओं को इसकी सूचना दी गई ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर रक्षकों की सहायता ले सके। जल्द ही रक्षकों की उपस्थिति भारत के विभिन्न भूभागों में दर्ज होने लगी। अंग्रेजी दमन की सूचना मिलते ही उस क्षेत्र में तैनात रक्षक घटनास्थल पर पहुंच जाते थे और हर एक रक्षक अंग्रेजों की एक एक टुकड़ी पर भारी पड़ता था। कई राज्यों के राज्याध्यक्ष हमसे बार बार मदद लेते थे और बदले में पर्याप्त गोपनीयता भी बरतते थे। देखते ही देखते रक्षक अंग्रेजों के शिकारी बन गए और अंग्रेजों ने अपने इस नए दुश्मन को एक नया नाम दे दिया था, हंटर्स कैच देम। समय बीतने के साथ हालात यह हो गई थी कि अंग्रेजी फौज इस इलाके में जाने तक से कतराने लगी थी जो प्रत्यक्ष रूप से हंटर्स की सुरक्षा में थे। अपनी इस विफलता को अंग्रेजों ने हमेशा दबाए रखा, इसलिए हंटर्स हमेशा अनजाने ही रहे। हंटर्स अब हर एक नागरिक के दिल में थे, लेकिन जबान पर किसी के भी नहीं। इनसे निपटने के लिए अंग्रेजों ने हंटर्स की तलाश में जगह जगह छापे मारना शुरू कर दिए। इनसे बचने के लिए हंटर्स ने कई अलग अलग स्थानों पर अपने मुख्यालय बना लिए। हंटर्स अब बर्मा से अफगानिस्तान और कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैल चुके थे। और तब आई भारत की आज़ादी। रजवाड़े खत्म हो गए और साथ ही खत्म हो गया रक्षक यानी हंटर्स के अस्तित्व में आने का एकमात्र कारण। वाह, आपने तो हंटर्स को स्वतंत्रता सेनानी बना दिया, पर वे सेनानी से हत्यारे कैसे बन गए? हत्यारे और सैनिक में सिर्फ एक फर्क होता है, एक को कानून की सहमति प्राप्त होती है, दूसरे को नहीं। अरे, ये चिड़िया मुझसे कुछ कहना चाहती है। ओह, कमांडो फोर्स जिंदा है और वह सुरक्षित भी है। वे भी हंटर्स के मुख्यालय में है। ओह, शुक्र है भगवान का। वह तो गई। क्या कहा तुमने उससे? कमांडो फोर्स को ब्लैक कैट की तलाश करने का मैसेज भिजवाया है। हम आपके बताए रास्ते के अनुसार राजनगर फॉरेस्ट तो आ गए, पर अब यहाँ से जाना कहाँ है? यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा लगभग 2 किलोमीटर दूर घने जंगल के अंदर। यानी अभी पूरी कहानी सुनने का समय है। तो बताइए, स्वतंत्रता मिलने के बाद हंटर्स का क्या हुआ? हंटर्स योद्धा बन चुके थे और योद्धा सिर्फ एक काम जानता है, लड़ना। अब महंत की उम्र हो चली थी। स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद उन्होंने सारा कार्यभार हंटर्स की जिम्मेदारियां के साथ अपने पुत्र महंत वज्रधर को सौंप दिया। वज्रधर के सामने हंटर्स को टूटने से बचाने की चुनौती थी, क्योंकि इन शक्तियों के कारण वे समाज के लिए वरदान भी बन सकते थे और अभिशाप भी। और इस चुनौती से निपटने के लिए वज्रधर ने काशीराज के चमत्कारी हकीम वैद्य कीमिया दास की मदद ली। कीमिया दास का हंटर्स पर प्रभुत्व था। कारण था उनकी वे चमत्कारी बूटियां जो हंटर्स को न केवल शक्तिवर्धन करती थी, बल्कि कुछ में तो कुशलता बढ़ाने के अलावा नई शक्तियां भी पैदा कर देती थी। उनके कई संपर्क सूत्र स्वतंत्रता के बाद बनी सरकार में भी मौजूद थे और उन्हीं के प्रयासों के कारण हंटर्स की मीटिंग भारत सरकार की गुप्तचर एजेंसियों के साथ हुई और हंटर्स को भारत सरकार के सीक्रेट गुप्तचर मिशनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया गया। उस समय चीफ एजेंसी दीपक बमू थे और डिप्टी चीफ डडवाल थे। हंटर्स के अभियान कार्य सफल रहे। हमने न सिर्फ देश के अंदर होने वाली साजिशों को नाकाम किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खतरों को भी दूर किया। 1965 और 1971 के युद्ध में भी हंटर्स ने निर्णायक भूमिका निभाई। लेकिन उस युद्ध के बाद पूरा परिदृश्य बदल गया। बमू साहब रिटायर हो गए और डडवाल गुप्तचर एजेंसी चीफ बन गए। उन्होंने हंटर्स का इस्तेमाल भारत में लगभग बंद कर दिया। हंटर्स को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मिशनों पर भेजा जाने लगा। एक बड़ा फर्क और आया। बमू साहब महेंद्र वज्रधर को मिशन की डिटेल भी बताते थे और मिशन पर भेजने का कारण भी। कई बार तो नतीजों के बारे में भी अपना अनुमान बताते थे, पर डडवाल के आने से यह खत्म हो गया। हंटर्स अब सिर्फ मिशन पर जाते थे, वह भी शॉर्ट नोटिस पर।
क्यों का जवाब मिलना बंद हो गया और काम के परिणाम भी हंटर्स को पता चलना बंद हो गए। यह बात महेंद्र वज्रधर को पसंद नहीं आ रही थी, पर हंटर्स को हर बार असाइनमेंट का मोटा पैसा मिलने की आदत लग चुकी थी और महेंद्र वज्रधर के पास इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसका कारण था अधेड़ हो चुके महेंद्र का मुख्य सहायक यानी मार्तंड का झुकाव डडवाल की नीतियों की ओर था। उसे जेम्स बॉन्ड जैसी जिंदगी से प्यार था और महेंद्र की बेटी गौरांगी से मार्तंड को प्यार था। इस प्यार के दो कारण थे। एक तो खूबसूरत गौरांगी हंटर्स की सफलतम और सबसे कुशल ऑपरेटर थी और दूसरे महेंद्र को कोई पुत्र न होने के कारण गौरांगी का या उसके होने वाले पति का भावी महेंद्र यानी मठेश बनना तय था। इस पावर को हथियाने की पहली चाल मार्तंड ने चली और सुरक्षा का हवाला देकर हंटर्स के मुख्यालय को बनारस से यहाँ राजनगर के पास अरावली घाटी में ले आया। इस दांव से वज्र महेंद्र अपनी जड़ों और जनाधार से कट गए और कमजोर पड़ गए। अब हंटर्स पर मार्तंड की पकड़ और मजबूत हो गई। शीघ्र ही वज्र महेंद्र को यह स्पष्ट हो गया था कि डडवाल भारतीय गुप्तचर एजेंसी को अपने व्यक्तिगत प्रभाव और व्यक्तिगत हितों के लिए प्रयोग में ला रहा था और इस काम में अनजाने में उसकी मदद कर रहा था मार्तंड। अब हकीम वैद्य भी उसकी ही सुनते थे। पूरी दुनिया में हंटर्स हथियारों की टोली की तरह कुख्यात हो गए थे, जबकि भारत में कोई उनका नाम तक नहीं जानता था। वे और भी घातक और कुशल होते जा रहे थे। उनको रोक पाना अब असंभव था और तब खेला मार्तंड ने वह दांव, जिससे आया वह झंझावात जिसने हंटर्स को हमेशा के लिए बदल दिया। महेंद्र वज्रधर की बेटी गौरांगी को एक ऐसे मिशन पर भेजा गया जहां पर कथित तौर पर भारत को बर्बाद करने के लिए रासायनिक हथियार बन रहे थे। आगे का घटनाक्रम समझने के लिए तुम्हें पहले हंटर्स की कार्यशैली जानना पड़ेगी। टॉप हंटर्स जब ऑपरेशन पर जाते हैं तो 2 या 3 कुरियर भी जाते हैं। ऑपरेशन पूरा करने के बाद हंटर 3 महीने के अज्ञातवास पर चला जाता है और ऑपरेशन से संबंधित सारी जरूरी सामग्री कुरियर लेकर हंटर्स मुख्यालय तक पहुंचाते हैं। यह प्रक्रिया हंटर्स को कानून और विदेशी गुप्तचर संस्थाओं की नज़र से बचाए रखती है और मीडिया से भी गुप्त रखती है। गौरांगी को एक ऐसे दुश्मन देश की धरती पर भेजा गया था जिससे भारत की एक बार झड़प हो चुकी थी। वहीं पर मिलिट्री सुरक्षा में एक लैब थी। सुरक्षा बल विदेशी थे। उस लैब में एक खतरनाक घातक जैविक हथियार बनाया गया था जिसकी टेस्टिंग चल रही थी। गौरांगी को इस हथियार का फॉर्मूला और एक बॉटल सैंपल हंटर्स के जरिए डडवाल तक भेजना था। गौरांगी के अनुसार उसने लैब में जाकर मुख्य वैज्ञानिकों को बेहोश करके वह फॉर्मूला और सैंपल हासिल कर लिए। गौरांगी ने वैज्ञानिक से सैंपल और डॉक्यूमेंट से बड़ी मुश्किल से हासिल किए थे। मेरा हिंदुस्तान तुम्हें छोड़ेगा नहीं, उसे जीवित छोड़ने का अर्थ था वह फॉर्मूला दोबारा बनने का खतरा उठाना। पर गौरांगी के अनुसार तलवार उठाते ही वैज्ञानिक हिंदी में बोल उठा कि मेरा हिंदुस्तान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वैज्ञानिक भारतीय है, यह जानकर गौरांगी चौंक उठी। उसे वैज्ञानिक ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह गुप्त लैब भारतीय सेना ने दुश्मन देश से छीनी है। प्रयोग गुप्त रखने के लिए सैनिकों की पोशाकें बदली गई और यह स्थान चुना गया। गौरांगी को समझ नहीं आया डडवाल ने अपने ही देश की लैब पर हमला करवाकर अपनी ही चीज़ें क्यों चुराना चाहिए। स्पष्ट था कि डडवाल सरकारी गुप्तचर एजेंसी को भी अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इस्तेमाल कर रहा था और हंटर्स को भी। गौरांगी ने पलटवार किया और अपने कैमरे में सारे डॉक्यूमेंट्स को माइक्रो डॉट के रूप में रखकर 1-2 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और रख लिए और अधूरे डॉक्यूमेंट्स को सैंपल के साथ हंटर्स हेडक्वार्टर भिजवा दिया। वह हंटर्स में टूट की पहली दरार थी। दस्तावेज देखते ही डडवाल तुरंत समझ गया कि गड़बड़ हो गई है और उसने पेमेंट रोककर महावज्र पर विश्वासघात का आरोप लगा दिया। मामला नाजुक था क्योंकि आरोप हंटर्स के सर्वोत्तम सदस्य पर ही नहीं, महावज्र की बेटी पर भी था। गौरांगी को तुरंत बुलावा भेजा गया। उसने आते ही डडवाल पर हंटर्स के नाजायज इस्तेमाल का आरोप लगाया और करार तोड़ने की चेतावनी भी दी, पर डडवाल ने सारे आरोपों से इनकार कर दिया। गौरांगी ने अपने आरोप सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक को बुलाने की पेशकश की। यह किसी भी हंटर्स के लिए एक बड़ी गलती थी, गवाह को जिंदा छोड़ना। गौरांगी पर नियम तोड़ने का पहला आरोप तय हो चुका था। अब अगला आरोप सुनकर गौरांगी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोप गलत बयानी का था। मार्तंड ने सूचना दी कि उस वैज्ञानिक को उसी दिन मारा जा चुका है और उसने वैज्ञानिक को मारते हुए गौरांगी की तस्वीर भी पेश कर दी। गौरांगी षड्यंत्र भाप गई, पर वह जाल में फंस चुकी थी। उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था और उसे बचाने वाला एकमात्र गवाह मर चुका था। दोस्तों, इसके आगे की कहानी एंड गेम पार्ट 3 में। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स की बौछार करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट एंड गेम पार्ट
फ्री में।